नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास का सेकंड पार्ट देखेंगे। ये अंतिम पार्ट होगा। कल आप लोगों को पहला पार्ट दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक आधुनिक भारत के इतिहास का पहला पार्ट कंप्लीट नहीं किया है, वो ये डिसाइड कर लें कि वो जल्द से जल्द दोनों पार्ट कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि किसी भी पार्ट की पेंडिंग अच्छी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। प्रश्न दिया, अमृतसर में जालियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन गठित हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर जरा जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। सिडनी रॉलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था। इसके तहत अंग्रेज सरकार मात्र शंका के आधार पर, संशय के आधार पर बिना मुकदमा चलाए आपको जेल में डाल सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और इसके परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। याद रखिएगा, इसी दौरान डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में कुछ लोग एकत्रित हुए। और इस जनसभा पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति इस नरसंहार में मारे गए थे। एक बात और यहां पर याद रखना होगा आपको कि इस अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बात और आप याद रखिएगा, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए, इस कांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह द्वारा की गई थी। इतनी बात आपको मिनिमम मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आपका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्या नरसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहां पर 126 का सही जवाब होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक शंकरन नायर थे जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में वायसराय की कार्य समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला है असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न 127 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। यानी प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, इस भारत सरकार अधिनियम या जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, इसके आधार पर भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसके साथ ही साथ सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों पर भी इसको लागू कर दिया गया। आपको मालूम है कि भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको आप मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, उसके तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। उसी का विस्तार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया। ये एक प्रमुख बात है। और इस अधिनियम के आधार पर भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन किस सन में आरंभ हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये जो असहयोग आंदोलन था, इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। याद रखिएगा, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, उसी दिन तिलक साहब की मृत्यु भी हो गई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, 1 वर्ष में स्वराज। यानी 1 वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन का जो यह कार्यक्रम था, इस पर विचार करने के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। याद रखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया। इसके विरोध में प्रमुखता से सी आर दास थे और इसका विरोध एनी बेसेंट भी कर रही थी, लेकिन प्रमुखता से विरोध इसका सी आर दास कर रहे थे। और मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर, इनके विरोध के बावजूद अली बंधुओं और मोतीलाल नेहरू के सहयोग के कारण यह प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें सी आर दास, जो कि
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में विरोध कर रहे थे, उन्हीं सीआर दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव, इसमें पुष्टि हो गई इसकी। और इस प्रस्ताव में उपाधियां और प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का ये रचनात्मक कार्य भी इसमें जोड़ा गया, जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, मद्यपान का निषेध, अस्पृश्यता का अंत, ये सभी बातें इसमें असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्तावित की गई। यानी कि जो आपके कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में, सितंबर 1920 में पारित हो गया था जो प्रस्ताव, उसकी पुष्टि दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कर दी गई। इतनी बात आप यहां पर असहयोग आंदोलन के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहां पर ए सही हो जाएगा, फरवरी 1922 में, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बीच में 4 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं आयोग ने इसको 5 फरवरी 1922 माना है। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे। चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर के पास है, वहां पर एक हिंसक घटना हो गई और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी काफी आहत हो गए और 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव के जरिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की निर्णय ले लिया। ठीक है, यानी इस प्रकार आप असहयोग आंदोलन के सभी चरण को देख लिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चौरी चौरा भारत में किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। इस चौरी चौरा कांड में भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, पूछ रहा है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 फरवरी 1922। मैंने अभी आपको बताया कि 4 फरवरी 1922 भी मिलता है और कई बार आयोग ने इस पे प्रश्न पूछा है। आपके लोअर पीसीएस और पीसीएस के मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, और उसमें 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों डेट दी गई थी और आयोग ने 5 फरवरी 1922 को माना था। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है, चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, किस जिले में घटित हुई थी? यानी ये जो चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? तो ये गोरखपुर, मैंने अभी पिछले एक्सप्लेनेशन में आपको बताया। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीधा संबंध दांडी मार्च का सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए जरा इसके क्रम को समझ लेते हैं। याद रखिएगा, कांग्रेस के 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। पहली बात। अब यहां से देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। 14 दिनों के बाद कई मील की यात्रा पूरी करते हुए वो तट पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को हाथ में नमक उठाकर सांकेतिक तौर पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध दांडी मार्च से होता है। ये इतनी बात आपको यहां पर मालूम होनी चाहिए। यहां विकल्प में कुछ और आंदोलन दिए गए हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, ये 9 अगस्त 1942 को हुआ, इसकी आगे डिटेल चर्चा की जाएगी। असहयोग आंदोलन, इस पर अभी बात की जा चुकी है डिटेल में। और चौरी चौरा कांड, यहाँ देखिए 4 फरवरी, तो आप 4 और 5 फरवरी दोनों दिमाग में रखेंगे। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1928 में। यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी होंगी। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जवाब होगा नवंबर 1927 में। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। और याद रखिएगा, इस साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। यानी इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और भारतीय सदस्यों को शामिल करने से मना करने का जो सुझाव है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, यह सुझाव इरविन द्वारा दिया गया था। और इस कमीशन में कितने कुल सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। और भारत में कहां पहुंचा था? तो ये बंबई पहुंचा था। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। और चूंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में इसका विरोध हो रहा था और साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। ठीक है,
और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत करने क्या आया था, तो एक बात याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कह रहे थे, जिसके बारे में अभी आपने पहले पढ़ा है, इसकी व्यावहारिक सफलता और प्रगति को जानने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर एक कमेटी बनाकर जांच करने का निर्णय लिया गया था। उसी कमेटी का गठन 2 वर्ष पहले कर दिया गया, यानी 1927 में कर दिया गया। ठीक, यानी ये मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1919 के पड़ताल के लिए भारत आई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगे। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और दिसंबर 1928 में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर का विरोध। ठीक है, यानी अभी आपको मैंने कोरिलेट कराया था दांडी मार्च से लेके, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक हाथ में उठाकर सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने वायसराय के सम्मुख 11 सूत्री मांग रखी थी और कहा था कि यदि आप 11 सूत्री मांग को मांग लेते हैं तो हम अपने आंदोलन को नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनके आंदोलन को वायसराय ने नहीं माना और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये भी पृष्ठभूमि आपको मालूम होनी चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी ने 11 सूत्री चेतावनी दिया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, यहाँ पहला दिया है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। ठीक है, तो ये शामिल 11 सूत्री मांग में नहीं था। अगला है भू राजस्व में 50% की कमी, ये 11 सूत्री मांग में शामिल था और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी शामिल था, यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी आपका विकल्प 137 का बी सही हो जाएगा। आइए समझते हैं कि 11 सूत्री मांगों में गांधी जी ने क्या कहा था। याद रखिएगा, गांधी जी ने ये जो 11 सूत्री मांगे थी, ये यंग इंडिया के लेख में उन्होंने इसको प्रकाशित किया था और 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया था, जिसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इस 11 सूत्री मांगों में भू राजस्व में 50% की कमी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार को भी समाप्त किया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों पर आयात पर नियंत्रण लगाया जाए, रुपए विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग और 4 पेंस किए जाएं, सिविल सेवा तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। और अंतिम 11वां मांग थी शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिए जाए। ये 11 सूत्री मांग थी, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला है गांधी इरविन समझौते से संबंधित है। यहां पर पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता 1932 में हुआ था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। जरा इसको समझिए कि ये पूना समझौता क्या है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके महत्वपूर्ण भी है। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता या पूना पैक्ट के बारे में नाम से जानते हैं। ये क्या पैक्ट था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर और राय बहादुर के प्रयासों के बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। और ये जो कम्युनल अवार्ड था, जिसको हिंदी में सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं, इसमें दलितों के पृथक निर्वाचन का एक स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार दिया गया था। ठीक है, और गांधी जी को जब ये सूचना मिली तो गांधी जी यरवदा जेल में थे और गांधी जी ने इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अब ये बात बाहर गई लोगों के प्रयास से। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ। इसी समझौते को पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर जरा कुछ बातें याद रखिएगा।
जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच कहाँ पर हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था और इसका उद्घाटन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इसमें 89 प्रतिनिधि थे और आपको पता है कि अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया था। और एक बात और याद रखिएगा कि गांधी जी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब जरा उसके बैकग्राउंड को सेट कर देते हैं। गांधी जी जब पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए तो उसकी उपयोगिता अच्छी निकल के नहीं आई, तो इरविन को लगाया गया कि वो गांधी जी को मनाएं। और इसी बीच सरोजनी नायडू, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से, और मुख्य तौर पर तेज बहादुर सप्रू और जयकर का प्रयास था कि गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो जाए। और ये समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। उस समय गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उसको स्थगित करने के लिए इसमें समझौता हो गया। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। डेट याद रखेंगे। इसी समझौते पर सरोजनी नायडू ने कहा था गांधी और इरविन को महान आत्मा, ठीक है। और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के बीच हुआ। ये कहाँ पर हुआ? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। और इसमें 31 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, मेरे इस क्रम को बताने का कारण ये है कि मेरा ये प्रयास है कि कम समय में पूरी हिस्ट्री को या पूरे सब्जेक्ट को कैसे समराइज कर दिया जाए और कोरिलेट कर दिया जाए, ताकि अगर वहां पर आपको कोई ऐसा प्रश्न भी बने तब भी आप उसको कोरिलेट करके सही कर ले जाए। अगला देखिए, क्योंकि केवल प्रश्न उत्तर कर देने से वो चीज नहीं हो पाती है, ये एकदम फैक्ट है। अगला देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ और इसमें 46 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अगला देखिए, महात्मा गांधी भारत के किस चीज के विरुद्ध थे? तो आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। यानी महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरोध में थे। 140 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो महात्मा गांधी तीव्र औद्योगिकरण के विरोध में थे, ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा था। कहा कि इसके कारण सैकड़ों भारतीय मजदूर, बुनकर, जुलाहे, अन्य आम जनता बेरोजगार हो जाएगी, इसलिए वो तीव्र औद्योगिकरण के विरोध में थे। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी आर अंबेडकर। यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बाकी सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? तो यहां पर विकल्प होगा सी सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। यहां पर एक बात याद रखिए, एक क्रम याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की थी और ये सरकार अस्तित्व में कब आई? तो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। याद रखिएगा, जब इसका गठन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग बाद में 24 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हुई। यही आपके प्रश्न में पूछा गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो आपका सही जवाब होगा 1940 में। यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 143 का आंसर होगा सी, 1940 में। यहाँ पर एक ये बात याद रखिएगा, ये 24 मार्च नहीं, इसको 23 मार्च 1940 कर लीजिए। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। इसी मांग को जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। और याद रखिएगा, इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को इस अधिवेशन में मान्यता मिली और इससे संबंधित एक प्रस्ताव फजलुल हक ने प्रस्तुत किया, ठीक है। और ये जो प्रस्ताव था जिसको फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, इसको तैयार किसने किया था? तो सिकंदर हयात खान ने किया था, ठीक है। और ये प्रस्ताव पारित हुआ कब? 23 मार्च को। और इसी कारण 23 मार्च 1943 को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, ठीक है। इसी कारण पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। यह डेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात याद रखिएगा। और एक बात और इसमें बस केवल जोड़नी है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, यानी इसका पहले प्रयोग किया था पाकिस्तान शब्द का, तो चौधरी रहमत अली द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो ये किसके द्वारा मनाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग के द्वारा ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई थी। आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए,
अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो भारत छोड़ो का नारा है, ये यूसुफ मेहर अली ने लिखा था और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो अभी आपने जिक्र किया है कि 9 अगस्त 1942 को, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब कांग्रेस कार्य समिति बैठक जो कि 8 अगस्त 1942 को हुई, उसमें स्वीकार कर लिया गया। और याद रखिएगा, ये जो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, ये बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और गांधी जी ने इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, भारत छोड़ो आंदोलन। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब ये भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हो रही थी, उसी समय अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया और इसके तहत कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी भी इसमें गिरफ्तार हुए और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, और ये आंदोलन इसलिए सफल हो गया क्योंकि इसका नेतृत्व तो भारत की जनता कर रही थी। ठीक है, तो ये भी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी बातें आपको पहले ही बता दी गई हैं कि 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन? यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र का आंदोलन चलाया गया। तो कहाँ? तो देखिए मैंने अभी जिक्र किया था, ये मुंबई में, ग्वालियर टैंक मुंबई में, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक में हुई और यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस की कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया। और अभी हमने आपको बताया कि इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा से संबंधित है। यहाँ पर चर्चा करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कैबिनेट मिशन था, ये भारत 24 मार्च 1946 को आया था और इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। और इसमें जो अन्य सदस्य साथी थे, उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। ये बात याद रखिएगा। अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना के तहत पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया था, यानी नहीं माना गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन को लेकर 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है और भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यानी इस प्रकार आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ, तो आपका सीधा जवाब हो जाना चाहिए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, यहाँ पर विकल्प में देखिए क्रिप्स मिशन भी दिया है। जरा क्रिप्स मिशन को भी समझ लीजिए। यहाँ पर क्रिप्स मिशन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत आया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत आया था और ये क्रिप्स मिशन ने भारत को डोमिनियन राज्य देने का दर्जा की बात की थी। गांधी जी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो क्रिप्स मिशन है, ये उत्तर दिनांकित चेक के जैसा, यानी पोस्ट डेटेड चेक की तरह कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है आपके यहाँ। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, आगे और बातें चर्चा में आएंगी। अगला है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत के पहली सरकार में किसके प्रमुख थे?
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, रक्षा मंत्री। ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार थी, उसमें बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री थे, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री के अलावा सी राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग था, आसफ अली को रेलवे और मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था। याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न और आ रहा है दिमाग में, वो भी कई बार पूछा गया है। मुस्लिम लीग के द्वारा एक सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई थी, वो कब मनाया गया था इसे अंतरिम सरकार के विरुद्ध में? 16 अगस्त 1946 को। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। अगला देखिए, यहाँ पर भारत विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न है। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ लाइन, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बी विकल्प सही होगा, रेडक्लिफ लाइन। याद रखिएगा, भारत और का जो विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ, इसमें विभाजक रेखा के तौर पे सर रेडक्लिफ को 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन प्रकाशित की गई थी इनके द्वारा। यहाँ पर याद रखिएगा, पाक स्ट्रेट लाइन पूछी जाए तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डलहौजी, यानी आपका यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 तक था, इसमें डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश से क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए एक नीति शुरू की थी, जिसका नाम था राज्य हड़प नीति, जिसको आप व्यवगत नीति कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सतारा वो पहला राज्य था जिसको शामिल किया गया था। इसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ठीक है, इनको शामिल किया गया था। देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो सतारा को, और अवध को कब किया गया था, तो 1856 में अवध को व्यवगत नीति के तहत शामिल किया गया था। और एक बात और, यहाँ पर चूंकि डलहौजी की चर्चा हो रही है, तो डलहौजी के ही समय में प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने के बीच 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, अगला देखिए, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में कहां पर संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की कर दी जाएगी? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, क्लीमेंट एटली के द्वारा। यानी क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को एटली ने यह घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक, ठीक है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार या प्रदान मान्यता कर देगी इसको। याद रखिएगा, ये जो क्लीमेंट एटली हैं, ये लेबर पार्टी से संबंधित है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कोरिलेट कर दूं कि जो क्लीमेंट एटली का ये स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट के दायरे के तहत भारत विभाजन की एक योजना तैयार की गई थी माउंटबेटन के द्वारा। इसको कहा जाता है माउंटबेटन योजना। यानी माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है, भारत विभाजन से। यह भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। अब अगला है, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। कह रहा है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय फौज का। यहाँ जो भारतीय स्वतंत्रता लीग की बात हो रही है, यानी ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात हो रही है। ठीक है, और इसका संबंध किससे, भारतीय राष्ट्रीय फौज से, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। याद रखिएगा, जापान में रह रहे एक क्रांतिकारी जिनका नाम रास बिहारी बोस था, उन्होंने जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात याद रखना है कि आजाद हिंद फौज का जो सर्वप्रथम विचार था, वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था, और रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर ही सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे थे। ठीक है, और जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे 2 जुलाई 1943 को, और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने
भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सारे क्रम को कोरिलेट करिएगा और स्वयं को परामर्शदाता बना लिया। तभी से सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी कहलाए। ठीक है। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व यानी सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। ठीक है। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा भी दिया था। ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पर आप कोरिलेट करते रहेंगे। ठीक है। इसको एक बार और पॉज करके बैक करके फिर सुनिएगा। ठीक है, ताकि अगर आप क्रम को स्टैब्लिश करना सीख गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम विकल्प में देखें, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, यानी सी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और बातें हमने आपको बिल्कुल सीरियल वे में बता दी हैं। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यवगत सिद्धांत कहा जाता था? फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको मैंने विस्तार से भी बताया था। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये जो अवध के राजा थे नवाब वाजिद अली शाह, इनके ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को इन्होंने शामिल किया था। जो अन्य विकल्प है उसमें देखिए, लॉर्ड कर्जन का नाम है। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग आंदोलन 1905 जिसके बारे में आपने कल पढ़ा है। लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध, माउंटबेटन योजना जो कि भारत पाकिस्तान बंटवारे से संबंधित है, अभी हमने एक प्रश्न में कोरिलेट किया था इसको। और वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए प्रश्न भी आ गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ और नाम दिए गए हैं, जरा उनको देख लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1885, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना भी की। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक, वार्नाकुलर प्लेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के ही द्वारा लाया गया था। और लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसका 1880 से 1884 का कार्यकाल है, याद रखिएगा जो लॉर्ड लिटन के द्वारा वार्नाकुलर प्लेस एक्ट लाया गया था, ये लॉर्ड रिपन के ही द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ये भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल से संबंधित है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि लॉर्ड क्लाइव जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इसके साथ ही साथ एक बात और आपको याद रखनी होगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ, और इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और 1833 के भारत शासन अधिनियम यानी चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। ठीक है, और इसी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस ईयर में कानून पारित किया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1829 सही विकल्प सही जवाब होगा, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा 163 का। याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इनका शासनकाल कब से कब तक? 1828 से 1835 के तहत। और 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, और ये जो सती प्रथा का प्रतिबंध है इसको लगाने में जो सहयोग किया था वो राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला देखिए, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1909 में, यानी भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आपने कल इसमें पढ़ा था कि इसका मूल उद्देश्य जो था वो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति का यानी एक सांप्रदायिकता का बढ़ावा देना, और इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के आकार और उनकी शक्ति में वृद्धि किया गया। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए।
अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी आपका जवाब क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है। और अगर यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, मैं फिर प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी जब स्वतंत्रता मिली तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपका जवाब होगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यह प्रश्न याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। जब यहां पे गवर्नर जनरल की बात हो रही तो एक नाम याद आ रहा है, लिनलिथगो का। लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो कल आपने पढ़ा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। यानी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी बंगाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और मैंने आपको कल बताया था कि जो जमींदारों जो भू राजस्व एकत्रित करते थे, उसका 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को और 1/11 भाग अपने पास रखते थे। ठीक है। और एक और बात कॉर्नवालिस से संबंधित कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है। यानी ये भी बात आप याद रखेंगे और यहाँ डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब आपका सीधा जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बहुत डिटेल में इस बात को रिपीट किया था। तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों? क्योंकि जब स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी के हटने के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की हैसियत से चक्रवर्ती राजगोपालचारी आए थे। यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, और ये जो विकल्प में वॉरेन हेस्टिंग दिया गया है, ये क्या है? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहां तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इलाहाबाद। यानी 18 यहाँ पर 1858 में जनवरी लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर वो उत्तरी पश्चिम प्रांत का उन्होंने गठन किया। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये 1857 की क्रांति के बाद का ये बातचीत चल रही है। अगला है, कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन को। ठीक है। यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। अभी आपने लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को पढ़ा था 1880 से 84, और आपने ये भी पढ़ा था कि प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में, और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही था। यहाँ पर कुछ बातें और लॉर्ड रिपन के बारे में यहाँ पर दी गई हैं। जैसे अभी हमने आपको पिछली चर्चा के दौरान बताया कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लेटन ने लगाया था, उसको हटाया किसने? रिपन ने। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 81 में रिपन के शासनकाल में, नियमित जनगणना 81 में रिपन के शासनकाल में, स्कूल शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति करना, ये भी 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी किसके समय में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में मैं बस यहाँ पर एक हिंट देना चाहूँगा। इसके अंतर्गत जो विदेशी यानी जो यूरोपीय लोग थे, उनके भी मुकदमों को सुनने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया था। अकाल संहिता की स्थापना भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 83 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? मैंने याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से यही 2 प्रश्न बनते हैं मुख्य तौर पर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सतारा। ठीक है। यानी सतारा जो है ये व्यवगत नीति के तहत पहला शिकार हुआ था। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए ईयर भी दिया गया है। 1848 में सतारा का विलय हुआ था। उसके बाद जैतपुर 1849 में, संबलपुर भी 1849 में, बघाट 50 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और मैंने आपको वहाँ पर कुप्रशासन के आधार पर अवध को 1856 में बताया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? देखिए प्रश्न आ गया। आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 1856 में। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल 1786 से 93 के बीच, और सिविल सेवा यानी जिसको नागरिक सेवा कहा जाता है का प्रारंभ हुआ
लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, अभी बात हुई थी इस पर। और इस सेवा में 1853 में सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। और याद रखिएगा, प्रारंभ में यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 से यह परीक्षा भारत में होने लगी। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1863 में प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला टॉपिक समाचार पत्र और पुस्तक है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि लंदन में इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो पत्रिका है, इसका जो उपशीर्षक है वो क्या है? एन ओरिजिन ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम। और इसे लंदन में एक भारतीय समाजशास्त्री थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर एक बात और है कि लंदन में भारतीय गृह शासन समाज, जिसको इंडियन होम रूल कहा जाता है, इसका भी गठन किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला है, पूछ रहा है कि गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, जीडी कुमार के द्वारा, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी यहाँ पर मैं एक बार इसको समराइज कर दूं कि ये जो स्वदेश सेवक समाचार पत्र था, गुरुमुखी भाषा में जीडी कुमार के द्वारा प्रकाशित होता था। और याद रखिएगा, ये सामाजिक सुधार का समर्थन करता था यह समाचार पत्र, और भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग भी करता था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसकी चर्चा कल भी की जा चुकी है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा अखबार चलाया जाता था। ये जो केसरी था, ये मराठी भाषा में था, याद रखिएगा, और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए किया गया था। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों और केसरी मराठा ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, इनके द्वारा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन हुआ था। इसमें आर्थिक निकास या धन निष्कासन की अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। गांधी जी की यदि अन्य पुस्तक के बारे में देखें तो हिंद स्वराज अभी आपने प्रश्न में देखा, यंग इंडिया और हरिजन। वहीं अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, यानी ये बातें भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और याद रखिएगा, ये मूल रचना गुजराती में की गई थी। ठीक है, और इसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान किल्डोनन कैसल नामक पानी के जहाज में इसको लिखा था। ठीक है, अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि की रचना की गई, और महात्मा गांधी का अभी आपने पढ़ा था हिंद स्वराज की रचना, और गांधी जी का अभी आपने और क्या पढ़ा था? यंग इंडिया और हरिजन। ये भी याद रखेंगे। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या भी आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। सही जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी, बंगाल बाल गंगाधर तिलक, केसरी और गीता रहस्य मराठा भी इनके द्वारा लिखी गई। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। अगला है, स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा, इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। क्या नाम था इस समाचार पत्र का? स्वतंत्र। ठीक है, इसमें अंग्रेजों के दमन के कारण इसको 2 वर्ष बाद बंद करना पड़ा था।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा की रचना, तो यह भी आप कर चुके हैं, सर मोहम्मद इकबाल। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने 1905 में इसकी रचना की थी, जिसको सर्वप्रथम सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। अगला देखिए, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, और याद रखिएगा, बंगाली नामक पत्रिका का संपादन भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी बंगाली नामक पत्रिका और ए नेशन इन मेकिंग। अगला है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, अरबिंदो घोष। याद रखिएगा, अरबिंदो घोष ने 1905 में वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, और ये पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। भाषा भी याद रखेंगे, इससे भी संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो आपका सही जवाब होगा जस्टिस रनाडे ने 1862 में पत्रिका इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जस्टिस रनाडे का संबंध इंदु प्रकाश से है, जो 1862 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, ये जो न्यायमूर्ति रनाडे हैं, ये ब्रिटिश काल के एक भारतीय न्यायाधीश लेखक थे, और ये समाज सुधारक भी थे। कथन, नारा और उपाधियों से संबंधित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, यानी सी विकल्प यहां सही होगा। कल के भी वीडियो में इस पर चर्चा हुई थी। याद रखिएगा, 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। और एक और बात यहां पर याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, यानी गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है, और अगर इसके नारे का प्रयोग देखेंगे तो इसका प्रयोग भगत सिंह ने भी किया था। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है, यानी ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रे में किया था, और दूसरी बात कि बम फेंकते हुए सर्वप्रथम नारे का के तौर पर इसका प्रयोग सर्वप्रथम भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये जो देश बंधु चित्तरंजन दास थे, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला है, भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, सरोजिनी नायडू, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। वहीं अगर स्वर कोकिला पूछा जाए तो लता मंगेशकर को, लौह महिला पूछा जाए तो इंदिरा गांधी को, और भारतीय एथलीट्स की गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा को जाना जाता है किसके नाम से? भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल के तौर पर। और आप सभी को पता है कि पीटी ऊषा को राज्यसभा सांसद के तौर पर नामित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के तौर पे जाना जाता है, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका आंसर। और याद रखिएगा, समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण नहीं दिया था, यानी समग्र क्रांति का नारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भगत सिंह, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अभी इसकी चर्चा हुई है। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी ही रहे, आज़ादी ही रहेंगे, ये किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस। इसकी डिटेल चर्चा भी की जा चुकी। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 इनका जीवन काल था, एक भारतीय राष्ट्रवादी, पत्रकार, शिक्षक और समाज सेवी के तौर पर थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तिलक ने, मैंने आपको पहले बताया था कि मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, उनके ऊपर 2 बार राजद्रोह का मुकदमा लगा, और तिलक स्वराज यानी आत्मशासन के पहले और सबसे मजबूत समर्थकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को
प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गुरुदेव। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति थे। ये भी बात याद रखिएगा। और गांधी जी ने इन्हें महान प्रहरी भी कहा था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला देखिए, अगला प्रश्न ब्रिटिश शासनकालीन स्थापत्य से है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जंग ए आज़ादी पार्क, जो कि पूर्व में विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता था, ये मेरठ में। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है और बहादुर शाह पार्क ये बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये भी बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे। नई दिल्ली के मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एडविन लुटियंस, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की पहले राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा हो गई। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर क्लियर कट कि अगर पूछा जाए कि कब किस वर्ष राजधानी स्थानांतरित हुई, तब आपका जवाब होगा 1912 में स्थानांतरित हुई थी और घोषणा 1911 में हो गई थी। ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया कि दिल्ली को विकसित करने के लिए अंग्रेज डिजाइनर कौन था, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आसफ उद दौला द्वारा अवध में इमामबाड़ा बनवाया गया था। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो बड़ा इमामबाड़ा है, ये 1784 में अवध के चौथे नवाब आसफ उद दौला द्वारा बनाया गया था और 1784 में हुए बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के हिस्से के तौर पर इसका निर्माण किया गया था। अगला देखिए, यहां पर सूची को सुमेलित करना है। पहला दिया है इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, यानी यहां पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। अगला है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी आप जानते हैं कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। तो यहाँ पर विकल्प में क्या दिया है? लाला हरदयाल, यानी आप बी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। मित्र मेला, तो मित्र मेला का संबंध किससे? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाइयों के साथ। तो यहाँ पर आप विकल्प सी को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे दो नाम आपके आते हैं, एनी बेसेंट और तिलक आते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प में एनी बेसेंट दिया है, तो डी को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रकार आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहां देखिए इनकी स्थापना वर्ष सही दिया है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। मित्र मेला की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाइयों द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था कि होम रूल में एनी बेसेंट और तिलक दोनों लोग थे। तिलक के द्वारा जो होम रूल की स्थापना थी ये अप्रैल 1916 में थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्रम को स्टैब्लिश करना है। तो देखिए, कल का जिसने पार्ट देखा होगा उनसे ये गलती नहीं होगी क्योंकि कल इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नाम दिया टॉमस रो। टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप फायान 399 से 414 ईस्वी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ह्वेनसांग 629 से 645 हर्षवर्धन के शासनकाल में, और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1615 से 1619। अगला है, और आपको पता है कि जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस भी आया था। अगला है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी को, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ये समझिएगा कि इनके द्वारा 1851 में रहनुमाई मजदायसन, ठीक है, रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की गई। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि दादा भाई नौरोजी ने 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एक 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये भी बात याद रखिएगा।
अभी पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा है कि इनकी एक रचना थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को बताया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कलिंग युद्ध आपने पढ़ा है 261 बीसी में। किसके ने पार्टिसिपेट किया था कलिंग युद्ध में? तो आप अशोक, इसके संदर्भ में 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत तो 78 एडी में, ये भी आप जानते हैं। और किसके द्वारा की गई थी 78 एडी में इसकी शुरुआत? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। अगला है, मुस्लिम युग की शुरुआत, तो आपका सही जवाब क्या है? एडी 622 में। किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। ठीक है। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु, ये भी आप पढ़ चुके हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, यानी 201 का सही जवाब होगा विकल्प डी। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इतनी बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब जो था, इसका मकबरा औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद में औरंगजेब का जो मकबरा औरंगाबाद में है, इसमें इन्होंने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह एक मकबरा बनवाया। औरंगजेब ने लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था दिल्ली में। और बातें आप सभी पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत के शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ये सबसे पहले शासन किया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। मैंने उस दिन दिल्ली सल्तनत के जितने भी थे वंश, उनका एक क्रम भी आपको नोट कराया था। देखिए, आप उससे भी चाहें तो यहाँ पे मदद ले सकते हैं। शेरशाह सूरी, उसके बाद आ जाएगा अकबर, ये मुगल वंश से। यानी आपका यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए शासनकाल दिया है कि इल्तुतमिश इल्बरी वंश से, यानी मामलुक वंश से 1211 से 1236 में, गुलाम वंश भी कहते हैं। अगला है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का था, 1296 से 1316। शेरशाह सूरी जो सूर वंश का था, 1540 से 1545। और अकबर मुगल वंश का 1556 से 1605 के बीच। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? खारी बावली, जो कि नई दिल्ली में है। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो खारी बावली है, इसका उद्घाटन शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। और ये एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर सबका क्रम देख लीजिए। अगर आप बात करेंगे रॉलेट एक्ट की, तो आपको पता है कि ये मार्च 1919 और पूरा क्या है 18 मार्च 1919 को ये आया था, जिसको मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसको बिना मुकदमे के चलाए गए संघ कानून था, जिसको आपने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का भी बताया था। इसके बाद दिया गांधी इरविन समझौता, ये भी मैंने आपको बता दिया था, 5 मार्च 1931। अगला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। और एल्बर्ट बिल 2 फरवरी 1883 को, जिसके मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि इसमें यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां दे दी गई थी। इसके आधार पर इसका विरोध भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी कि पिछले प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन से यह प्रश्न कितना आसान हो गया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए डिस्प्यूटेड प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी प्रश्न सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर सही जो दिख रहा है वो 4 3 1 2 होगा। ठीक है, जो इस विकल्प में दिया नहीं है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो आप ये जान रहे हैं कि ये किसके द्वारा किया गया था? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा। यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो 16 अगस्त 1932 को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ठीक है, और इसके तहत आप सभी को पता है कि दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में बैठे और उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में समझौता भी हुआ था। ये भी आपको पता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, लाल कुर्ती आंदोलन। याद रखिएगा, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनका जन्म 6 फरवरी 1890 को पेशावर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए निष्ठापूर्ण काम किया था, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक की स्थापना की थी और पख्तून के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला है, घटना और तारीख
कि इसमें कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनाई गई। ठीक है, ये बन गई, ये शब्द कहना तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा 1911 में हुई और 12 में ये राजधानी बनी थी। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने इंडियो प्लांट्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान की शुरुआत 1917 में की थी। ये बात सही है, यानी ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारत गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की थी। देखिए, यहाँ पर ए और सी के बीच में आपको तुलना करना पड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल की स्थापना की थी, ये अप्रैल 1916 में की थी, इसलिए सी विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। यहाँ ए विकल्प तो सही होने की संभावना है, क्योंकि इसकी घोषणा 1911 में हुई थी और 12 में उसका एग्जीक्यूशन हुआ था, तो ये तो सही है, लेकिन सी तो बिल्कुल गलत है। यानी 207 का सही जवाब क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने, कल आपने पढ़ा था कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था और बाद में उसकी कार्यकारी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, यानी 207 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अब विकल्प में देखा जाए, यहां आपका सही जवाब होगा भारतीय विद्या भवन, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये के एम मुंशी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये थे और इनके द्वारा भारतीय विद्या भवन की स्थापना 7 नवंबर 1938 को महात्मा गांधी की प्रेरणा से मुंबई में की गई थी। ठीक, याद रखिएगा, भारतीय विद्या भवन की स्थापना 7 नवंबर 1938 में गांधी जी की प्रेरणा से मुंबई में, किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा। और ये एक शैक्षिक न्यास था, यानी एक शैक्षिक ट्रस्ट था। अगला है, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं माना जाता था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 10वीं शताब्दी तक आंग्ल समाज में हत्या को अपराध नहीं माना जाता था। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 एडी के पहले तक। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो पंचशील का नारा है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ये विदेशी नीति का मूल आधार था। कौन? पंचशील सिद्धांत। अगला है, नागार्जुन कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नागार्जुन बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक थे। इन्होंने शून्यता की अवधारणा को स्पष्ट किया था और इनके द्वारा जो 2 प्रमुख रचनाएं हैं, उसमें एक का नाम है मूल माध्यमिका कारिका और दूसरा है विग्रह व्यवर्तनी। ठीक है, अगला देखिए, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह का आरंभ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर कारण क्या था इसका करने का? तो इस आंदोलन के माध्यमों से अंबेडकर ने वहां पर दलितों के सार्वजनिक तालाबों, कुओं में पानी पीने और उसके माध्यम से पानी का उपयोग करने का अधिकार दिलाना चाहते थे। और याद रखिएगा, 1927 में जो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया गया, ये उनका पहला आंदोलन था। अगला है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? ये आप कर चुके हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा? किष्किंधा कांड, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आपने उस प्रश्न में क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या था वहां पे? बाल कांड। तो आपने वहां पर चर्चा की थी कि सबसे छोटा कांड कौन है? किष्किंधा कांड। और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांडों में इसको विभक्त किया गया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 18 दिनों तक चली थी, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडव नामक चचेरे भाइयों के बीच में चली थी। यहाँ पर युद्ध है और उनके ईयर से इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर जो पहला दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए से दूसरे को आपको रिलेट कर देंगे। और ये किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला दिया है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, यानी बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 से 21 जून 1776 को, सॉरी 1576 को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी का चौथा, यानी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था और 18 से 21 जून
1576, यानी सी का विकल्प चौथा हो जाएगा। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तो ये तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये जनवरी 1565 में हुआ था, यानी आपका डी का पहला विकल्प सही हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इसमें से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर हिंदू यानी सनातनी और आर्य समाजी, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। मुसलमान, इसमें सिया और सुन्नी, यानी बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। सिख, इसमें निरंकारी और नामधारी, यानी सी को आप पहले के साथ। और ईसाई, जिसमें आप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में, यानी आप डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और 218 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 10 जनवरी 1966 को भारत और पाक युद्ध, 1965 के दौरान ताशकंद का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो अब कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। अगला देखिए, नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे, कौन थे? जो आरएसएस के सदस्य थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ठीक है, और आपको पता है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। यहाँ पर आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर विश्व के इतिहास में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी कर लेते हैं। पहला दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1941 में, यानी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका प्रवेश किया था। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच, जिसमें जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 को प्रवेश किया था और अमेरिका इस युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को प्रवेश किया था। और इस युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, ट्राफलगर स्क्वायर ये विश्व के किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, ये लंदन में। याद रखिएगा, ये जो ट्राफलगर स्क्वायर है, ये लंदन इंग्लैंड में एक चौक है। और ये ट्राफलगर स्क्वायर का नाम जो है, ये बैटल ऑफ ट्राफलगर जो 1805 है उसकी स्मृति में रखा गया है, जिसमें नेपोलियन के साथ युद्ध में ब्रिटिश नौसेना जीत हासिल की थी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। होलोकास्ट का संबंध जर्मनी से है। किस प्रकार? याद रखिएगा, ये जो होलोकास्ट है, इसके जरिए जो है समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। और ये कब? 1939 में जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए होलोकास्ट शुरू किया था। क्लियर है? अगला देखिए, पूछ रहा है कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, पेरिस। याद रखिएगा, ये जो वर्साय का महल है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित है। ये एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया। इसके अंतर्गत इसमें दर्पण के शाही माल और रॉयल ओपेरा शाही अपार्टमेंट ये सब शामिल है। अगला है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। ये शब्द कथन किसका है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही होगा। प्लेटो ने कहा था कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प्लेटो जो थे, ये यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो बाद में मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात हुए। प्लेटो ने को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और प्लेटो सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु था। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और प्लेटो ने अनेक विचार दिए थे जिसमें कहा कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 11 नवंबर 1918 को। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर विश्व के इतिहास के संदर्भ में प्रश्न थे। यहीं पर आज इतिहास का ये पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। कल इकोनॉमिक्स के सेक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का